कट्टा जिसको कहते हैं। हाँ, और 2 लोग मारे गए। ये पहला मेरा एनकाउंटर। आपने मारा भी? मारे गए, 2 गोली चली, मारे गए। मतलब वो आपके पिस्टल से ही गोली निकली थी? हाँ जी। कहा कि आपको मैं धनसोई का थाना अध्यक्ष बना रहा हूँ और ये रुकना चाहिए, वहाँ इनकाउंटर होना चाहिए, और अगर आप ये कर सकते हैं तो हीरो रहेंगे, नहीं तो बात नहीं, तैयार हैं हम भी सकते हैं। एक झटके वहीं पे बोल दिया आपने? तो पहले जो लोग कहेंगे अरे ये लोग बेकार हैं, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, इन लोगों को आवारागर्दी करनी है, और जो ही नौकरी मिलेगी, ये पहले से तेज था। बहुत बढ़िया लड़का रहे। हाँ, शुरू से अगर मन लागत रहे। लेकिन जब लिस्ट निकला और मैं पास था, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में सब्जेक्टली पास होना भी एक चुनौती है उस वक्त। आज भी अच्छा, वो लोग जाते रहते हैं, कोई ना कोई विषय में फेल रहे, क्रॉस लगा रहता है। वीर बहादुर जिंदा थे, वहाँ मुझे भेजा गया। वीर बहादुर का? वीर बहादुर सिंह बिहार का वो दौर था जबकि अपराधी खुद नेता बन रहे थे, उसके स्वयं उसके प्रतीक पुरुष थे वीर बहादुर। अब जब उसको पहने, स्टार लगा होगा, बकायदा कैप और सारी व्यवस्थाएं, वो पहला एहसास मन में क्या था, वो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। कुछ तो आया ही होगा। होता क्या ना, पहला एहसास 2 तरह का होता है, एक तो गर्व और एक जिम्मेवारी भी महसूस होती है, तो आपको थोड़ा भीतर से हिलाती भी है। इधर कुछ बताइए जो याद है। जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं लोग ना कि इंस्पेक्टर साहब टोपी उतारे, सैल्यूट मारे, और वो मतलब ऐसा कुछ हुआ या नहीं? 8 बजे के आसपास मानिकपुर गांव में पुलिस जा रही है, एक खलिहान था, वहाँ से एक आदमी तेजी से भाग रहा है और मैं बीच में था, पोजीशन मेरी बीच में थी। अभी लोग पकड़ो कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि दूरी बढ़ रही है। अब जो मेरे भीतर का स्पोर्ट्समैन था, जो कहिए पहला अनुभव था, हमने थोड़ा बगल से तेज दौड़ के उसको आगे से खींचा। उसने पिस्तौल निकाला, लेकिन चलाया नहीं। आपके पास भी थी? नहीं, मेरे पास उसमें नहीं था। अब मैं ट्रेनिंग में था, पहला बताया ना। उसके बाद वो गांव में घुस गया और हम लोग पकड़ा, पता चला कि उसने 1-2 हत्याएं की थी और फरार था। बाद में वहाँ का मुखिया भी बना। वही? हाँ, बात सुना हमने तो इधर भी, यहाँ आए थे। नमस्कार आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं देखी टॉक्स, और मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। बहरहाल इस पॉडकास्ट में आज के हमारे खास मेहमान हैं सेवानिवृत्त डीएसपी साहब, जो कि आपके सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा मतलब पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं होने वाला है, क्योंकि एक जब इंसान का जीवन जब बचपना गुजरते गुजरते जवानी पार करते हुए वो अपने प्रोफेशनल लाइन में जाता है, तो बहुत तरह की सीढ़ियाँ जो चढ़ना पड़ता है और उतरना पड़ता है। तो उन्हीं सब के बीच महोदय काफ़ी समय तक कार्यरत रहे पुलिस विभाग में। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद अभी समाज में अपने आप को हर रोज़ कहीं ना कहीं आजमा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई, हम भी वापस आ चुके हैं अपनी माटी पे। तो इन सब के बीच आप रिटायर्ड हुए 2022 के करीब, आप बता रहे थे जी। तो उसके बाद सब लोग ये सोचता है कि जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मेरी ये फ्यूचर प्लानिंग है, या तो मैं कहीं अपना, क्योंकि ड्यूटी भर आप तो किच और तमाम तरह की उथल पुथल से रूबरू हुए हैं, तो सबको सुकून चाहिए होता है। लेकिन आप जब रिटायर्ड हुए तो फिर से जो है कि समाज के बीच आना और राजनीति करना और ये सारी चीज़ों को, ये कैसे पहले ख्याल आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हर वो आदमी जो पढ़ा लिखा है वो अपने समाज से कट नहीं सकता। ठीक। ये जो वर्तमान दौर है, राजनीतिक सामाजिक तौर पे इतना संकट आइडिया ऑफ इंडिया पर, भारत पर कभी नहीं रहा। ठीक। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग थे, और राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का नहीं आना, संघर्षशील लोगों का नहीं आना, वैसे लोगों को आने के लिए आमंत्रित करना है जो धन बल पर, जाति के बल पर धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीति में आते हैं। तो ये चुनौती बहुत साफ थी, और रामगढ़ की जो स्थिति है, परिवारवाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इन दोनों ने मुझे बेचैन किया, और मेरे जो भी समझ है उसने बताया कि आप राजनीति से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक पलायन होगा। ये तो रही बात रिटायरमेंट की बात की। अब थोड़ा सा हम आप सबको भी और इनको भी, आज आपका उम्र क्या हो रहा है अगर रियलिस्टिक उम्र जाना जाए तो? 64। लेकिन लगते नहीं है, मतलब वो चूंकि, क्योंकि हमारे गांव देहात में 64 साल के बाबा लोगन का बाबा हो जाते हैं, 60 के बाद वो बाबा हो जाते हैं। लेकिन
उनके मतलब एक अलग परसेप्शन है, लेकिन आज आप भी अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। हम लोग चलते हैं मतलब आज से कितने साल पहले, हमको लगता है 60-62 साल 85 पहले, 85 के करीब 85 में नौकरी। जन्म आप मतलब नौकरी उस वक्त? नौकरी तो 61 61 और जन्म वही 61 है हुआ ना। अच्छा सॉरी, और नौकरी 85 की। 85 में। तो 61 के बाद मतलब चूंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है तभी से थोड़ी होश संभाल लेता है, तो कितने एज के बाद ये आपको लगा कि नहीं मैं भी इस धरती पे एग्जिस्ट करता हूँ और मेरे भी ख्यालात चाहे वो सही हो गलत हो, बचपना में बदमाशी वाले हों, तो ये कब ध्यान में आया कि नहीं मैं भी राजवंश में हूँ? वो तो जो हर व्यक्ति के विकास की जो तौर तरीका है विकास का, वो यही होता है कि जब हम बचपना में होते हैं तो फिर केवल सीख रहे होते हैं, लेकिन किशोरावस्था के बाद जो हमारा आत्मविश्वास है, हमारी चेतना है, वो अपना आकार ग्रहण करने लगती है। तो मुझे साहित्य से रुचि थी और शुरू जो होता है गांव में उपलब्ध नहीं था, तो शुरू तो होता है सामान्य साहित्य से, जिसे आप सस्ता साहित्य भी कह सकते हैं, इब्ने सफ़ी के उपन्यासों की तरह। लेकिन पढ़ने की भूख ने मुझे तुरंत प्रेमचंद जैसे बड़े लेखकों के साथ जोड़ा, और उस दौर में मैट्रिक में जाते जाते प्रेमचंद का करीब करीब 60% साहित्य में पढ़ उस वक्त एज क्या हो रहा होगा आपका? मैं हाई स्कूल में था, मतलब 14, 15, 13? हाँ मैंने हाई स्कूल, हाँ यही हो सकता है। जी जी। तो मतलब वो आपने कहाँ से किया अपना? रामगढ़ में बहुत रिच लाइब्रेरी थी, और हमारे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि उनका बड़ा ही स्नेह मेरे प्रति रहा, स्वर्गीय विद्यासागर सिंह। अच्छा। रामगढ़ हाई स्कूल अपने स्वर्णिम काल में था, जब तक स्वर्गीय विद्यासागर सिंह इसके प्रधानाध्यापक थे, और एक हॉस्टल और एक रिच लाइब्रेरी थी। यही कारण था कि हमारे समय रिच लाइब्रेरी आप बोल रहे हैं मतलब अमीरों की लाइब्रेरी थी? समृद्ध लाइब्रेरी। अच्छा अच्छा, अमीरों किताबों की मतलब संग्रहालय वहाँ पे ज्यादा था। जैसे व्यक्तियों के पास धन हो तो रिच होते हैं, हाँ। और लाइब्रेरी के पास किताबों की संख्या ज्यादा हो, इसलिए रिच लाइब्रेरी। हाँ, अच्छा अच्छा, वो तो संख्या के आधार। ठीक ठीक। तो वो बड़े आसानी से मिल जाता था। तो फिर धीरे धीरे बहुत तरह के जितने बड़े लेखक हैं, और ये मेरी आदत हो गई, तो इसने मुझे समझाया। दूसरी बात, खेल से मैं जुड़ा हुआ था शुरू से। जो हमारे यहाँ है फुटबॉल खेलना, गांव की टीम खड़ा करना, तो जाने अनजाने में सामाजिक होते गया। उस जमाने में जो पत्रिकाएं थी, इसके बाद में BHU चला गया, तो BHU में भी आपने ही किया रामगढ़ से? हाँ, इंटरमीडिएट तक रामगढ़। नंबर बढ़िया आया। मेरा सपना था, जो हर रामगढ़ के उस समय के लोगों का सपना होता था, नौजवानों का, कि BHU जरूर जाया जाए। अच्छा। तो संजोग से मैं BHU चला। इसके BHU जाने के पीछे क्या मिथ था? जैसे मेरे पूरे इलाके में अगर आप देखिएगा, यूनिवर्सिटी का मतलब ही, जो यहाँ कई यूनिवर्सिटी तो समझिएगा BHU बोल रहे हैं आप। तो हमारे बगल में इस तरह का विश्वविद्यालय है, ये हमेशा हम सभी के लिए एक अवसर भी था और गर्व भी था। तो मेरी कोशिश थी। शर्मिंदगी नहीं थी उसमें? नहीं, सवाल ही नहीं। BHU में क्या शर्मिंदगी हो सकती है? नहीं, BHU की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बिहार के होकर और अन्य राज्य के। निश्चित रूप से, तो ये तो बात का विषय है। मैं जो आपने पूछा, तो मैं BHU चला गया, और शुरू से ये इलाका समाजवादियों का था। ठीक। तो वैचारिक तौर पे ये जानने का प्रयास हमने हमेशा किया कि राजनीतिक सच क्या है। तो उस समय सेंट्रल लाइब्रेरी में, अब आज क्या है मैं नहीं जानता, सारी पत्रिकाएं मुफ्त मिलती थी। तो पूरे दिन मेरा काम था जैसे दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। जैसे 78 में मुझे याद है, जब अटल बिहारी जी के नेतृत्व में चाइना गया था दल, और उसमें धर्मवीर भारती भी थे, जो संपादक थे धर्मयुग। चीन जैसा मैंने देखा, और जब आप पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य होता है। आम आदमी को लगता है कि माओ का मतलब एक खूनी आदमी, खूनी सोच का आदमी, लेकिन मैंने पहली बार माओवादी की बात कर रहे हैं? माओ से तुंग। अच्छा। तो उसको, धर्मवीर भारती को पढ़ने पर मुझे लगा उनकी स्थापना यह थी कि माओ एक कवि था, और जो कवि होता है, जो कवि हृदय होता है, वही परिवर्तन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। निश्चित रूप से। तो इस तरह से धीरे धीरे एक व्यक्तित्व बना, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरा वही था, और मेरी उत्सुकता थी कि राजनीतिक सच क्या है, राजनीति जरूरी क्यों है। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे थे, और धीरे धीरे क्या मिला आपको? इतना कुछ आपने पढ़ा और सामाजिक चीजों को ऑब्जर्व किया, तो आंसर क्या मिला? अभी भी पूरे दुनिया में 3 तरह की धाराएं हैं जैसे राजनीति में। एक है दक्षिण पंथ, मतलब पूंजी ही सब कुछ है, और पूंजी पैदा करने के लिए सारा तंत्र काम करे, जैसे अमेरिका जिसमें है। ठीक। एक है कम्युनिस्टों का राज,
जिसमें पूरे पूंजी पर राज्य का कब्जा होगा और राज्य तय करेगा कि पूंजी कैसे जाए, किसके पास जाए, और तीसरा जैसे चाइना। और बीच में है मध्यम मार्ग, जिसे आप समाजवाद कह लें उसे, या मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर आर्थिक, हाँ, तो तो ये आर्थिक और वो दोनों हाँ, लेके। तो ये तय हो गया भारत के मिजाज के हिसाब से भी और यहाँ के कल्चर के हिसाब से कि हमारे बुजुर्गों ने जो तय किया, हमारे पुरखों ने जो तय किया, लोकतंत्र, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब राज्य का नियंत्रण हो ताकि हम ये जो पूंजी निर्माण है अबाध न हो, इस पूंजी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के पक्ष में जाए, और यही समाजवाद। और उनके लिए लाभार्थी हो कहीं। वही मेरा कहना है कि जो उत्पादन के साधन है, समाजवाद की परिभाषा है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और उसका सम्यक वितरण, न्यायपूर्ण वितरण। इसलिए समाजवादी तो होना। आप जब बीएचयू में थे जी और ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपको शुरू से रुचि थी कि नहीं सामाजिक क्षेत्रों में जाना, जैसे आप रिटायरमेंट के बाद अभी कर रहे हैं। जी जी। तो जब नवयुवक होता है तो उसके दिमाग में पहली चीज़ें आती है कि पहले आदमी सेटल डाउन हो, 2 रुपये कहीं से आय का प्रबंध बने पढ़ने लिखने के साथ साथ। तो वो थोड़ा सा हम आपका, मतलब आपके लाइफ में क्या अप एंड डाउन आया उसके बारे में जानना चाहेंगे, चाहे वो बीएचयू की कोई खास बातें हों, कोई ऐसा कुछ यादगार चीज़ें हों, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा मैंने बताया, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हम लोग नहीं थे, खेल कूद में थे, खेल कूद में भी बहुत स्मार्ट नहीं थे कि भैया हमारे हम लोग औसत लोग थे। एक केवल चीज़ थी कि मुझे साहित्य से रुचि थी, यही मुझे अलग करती थी। ठीक। तो पढ़ने लिखने की जो समझ थी वो मैं लगाता था उसमें, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली तो ऐसा नहीं था। तो जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें बहुत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, और मैंने महसूस किया, विश्लेषण किया कि यदि आपको राजनीति में रहना है, जो गांधी जी लोगों से पूछते थे कि राजनीति में आप जाओगे तो फिर ये व्यवस्था, भोजन पानी, परिवार कैसे चलेगा, तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि पहले मुझे कहीं ना कहीं से नौकरी प्राप्त करनी है। तो 2 बातें होंगी नौकरी से, एक तो अनुभव प्राप्त होगा और फिर मैं गांधी जी को उद्धृत करूंगा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वकील और नाई का काम बराबर कहा गांधी जी ने। तो उससे क्या होगा कि मुझे एक व्यवहारिक, अभी किताबों का ज्ञान है, तो अभी ज़िंदगी में संजोगों का भी महत्व है। उसी समय उसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एक हमारे अग्रज थे, नाम था उनका जगदम्बा सिंह। अच्छा। अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं राजा इसी क्षेत्र से सातवें होती के। अच्छा अच्छा। तो वो हिंदी विभाग में थे, मैं पॉलिटिकल साइंस में। अब जब मुझसे मिलते थे वो बार बार कहते थे कि देखो भाई तुम्हारा शरीर बहुत बढ़िया है, तुम सब इंस्पेक्टर में भरो फार। और पहले के लोग जिसका भी शरीर थोड़ा हाइट ग्रोथ अच्छा होता था तो उसको प्रेरित करते ही थे। तो वो उनकी प्रेरणा से ही कही रहे, तो सचमुच में नहीं भरता। और मैंने तो नहीं भरते तो फिर क्या करने का मन था? बस वही होल टाइमर। अच्छा। पॉलिटिक्स में होल टाइमर। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि तो आपकी रेटिंग घट जाती है। हमारे समाज में एस्टैब्लिश होना जरूरी है। हमारे समाज में आज भी है जिन्हें नौकरी मिल गई विद्वान हो गए। हाँ, बेरोजगारी का जो आलम है तो आपकी रेटिंग घट जाती है। नौकरी से मतलब इंसान का परिभाषा चयनित होता है कहीं ना कहीं। चल हाँ बतावे नौकरी पहला। आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं, बड़े स्तर पर तो फालतू चीजें हैं। लेकिन अगर आप गांव घर में जाइए जहां हम लोग पैदा, लोअर मिडिल क्लास, हाँ लोअर मिडिल क्लास है या निम्न वर्ग जो है, उसके हिसाब से कि जो ही आपकी नौकरी मिलेगी, पहले जो लोग कहेंगे अरे ये लोग बेकार हैं, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, इन लोगों को आवारागर्दी करनी है, और जो ही नौकरी मिलेगी, ये पहले से तेज था। बहुत बढ़िया लेकर रहे। हाँ। शुरू से अगर मन लागत रहे जी। तो पहली बार मैंने फॉर्म भरा, मैं एमए प्रीवियस में था, वहाँ बोलता है बीएचयू में पहला साल दूसरा साल, तो एमए प्रीवियस में था, वो फिजिकल दे दिया हमने, कोई समस्या हमको नहीं आई और बहुत टाइट था, गया में था। और फिर गया में ही जब फाइनल ईयर में था रिटर्न दे दिया, और बस मैं ऐसे सोचा कि बीपीएससी वगैरह दूंगा, देखते हैं। या फिर मेरी समझ ये भी थी कि अगर मार्क्स हमारे 55% से ज़्यादा हो जाएंगे तो रामगढ़ कॉलेज में लेक्चर हो जाएंगे। मतलब दोनों तरफ बैलेंस लेके चल रहे थे। हाँ। और नहीं, तब राजनीति की सुविधा होती, लेक्चरर को ही है, जैसे बाकी जो लोग हैं वो कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, लेकिन लेक्चरर की सुविधा है कि वो दोनों काम कर सकते हैं। खैर जो होने को मंजूर था, पहले प्रयास में जो हमने किया उसी में मेरा हो गया। तब तो वो तो दुगनी खुशी होगी उसमें। खुशी एक असमंजस भी था कि पता नहीं ये, चूंकि मैं जब पढ़ रहा था, जब भी आप पढ़िएगा तो आप एंटी पुलिस हो जाइएगा। अच्छा। ये मैं महसूस करता था कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो हमारी पुलिस है, 2 काम मैं देखता तो इतनी असंवेदनशील क्यों है। मतलब जो आम लोग हैं उनसे बात क्यों नहीं करते लोग? भय है वर्दी का। वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना कि
अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की थी इस देश पर राज करने के लिए, और उस कल्चर को अभी भी कमोबेश हम नहीं छोड़ पाए। हाँ, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में है ही है लोगों मैंने को, सही पूरे बात। नौकरी में महसूस किया कि अगर कोई गरीब तबके का आदमी बढ़िया से बोल रहा है, विरोध दर्ज करा रहा है, तो हम गुस्सा होंगे, ये स्वभाव है। तो ये मैं कैसे बतिया, हाँ, ये कैसे बोल रहा है, या कुर्सियां उन्हीं के लिए होंगी जो सो कॉल्ड बड़े लोग होंगे, संभ्रांत होंगे हर तरह से। तो मैंने दिमाग बना लिया कि यदि मैं हो ही गया हूँ तो ये जो क्रम है उसे मैं उल्टूंगा। अंतिम आदमी भी थाने पर इज्जत पाएगा और गरीब से गरीब आदमी के पक्ष में काम किया जाएगा, और जिन्हें ये दम्भ है कि मजबूत है, उस दम्भ को मैं तोड़ूंगा। ये भीतर भीतर मेरे चलने लगा। आपके यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकेंगे और फिर हम आपको ले चलेंगे बीएचयू की तरफ, जी। क्योंकि आप वो ऐसी मनीन कॉलेजों में से जी। एक है। और बात रही बीएचयू की, तो कुछ लोग ठहर के भी फ्रेम को देखेंगे, कोई एक अच्छाई और एक कोई बुरी चीज़, मतलब यादें, क्योंकि अच्छी बुरी यादें होती हैं हर जगह की, तो उन दोनों को भी हम चाहेंगे एक एक करके आप शेयर करें हमारे साथ। कोई एक अच्छी याद जो बीएचयू की हो, जो आज तक आपको भूल ना पाए हो, या फिर ऐसा कुछ। अच्छी याद ये है कि एक तो पढ़ाई का माहौल है, और प्रत्येक दिन कोई, चूँकि संसाधन बहुत है उसके पास। अब जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो एक जगह ऑडिटोरियम में ऐसे में घुसा, देखा रज्जू भैया अपनी बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। आप घूम रहे हैं, शाम में आपको एन राजम वायलिन की बहुत संगीतज्ञ थी, कभी बिस्मिल्लाह का बांसुरी बजाते मिल जाएंगे। और दूसरी जो बड़ी बात थी कि पूरे समय जो छात्र राजनीति है वो बीएचयू की इस पूरे इलाके में उसने दिशा दिया। आपने उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया? किया? समाजवादियों के साथ में था। अच्छा। और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते थे कि मनोज सिन्हा अध्यक्ष न बने। ठीक है, वैचारिक लड़ाई थी। अच्छा, मतलब बीएचयू में मालवीय जी के समय से ही एबीपी हावी है, और इसे कमजोर करने के लिए इसके खिलाफ जो लड़ाई चली, राजनारायण जी हमारे यहाँ एसोसिएशन में थे। एबीपी को आप अच्छा नहीं मानते? नहीं मानते। क्यों? पूरे जो संघ की राजनीति उसे मैं अच्छा नहीं मानता। अच्छा, मतलब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ। बीजेपी संघ और मातृ संस्था क्या है, संघ है, तो मातृ संस्था के जो आचरण होंगे वो सब में होंगे। और अगर आपने देखा होगा कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो दो लोग, मधुली में और जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, सारे लोग लगातार दोहरी सदस्यता का सवाल उठा रहे थे। सच है कि उस समय तमाम लोग इसे बुरा मान रहे थे, क्योंकि जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एंटी कांग्रेस का बोलबाला था। उस नाम पर हम इन मतभेदों को भुला रहे थे कि भाई राजनारायण जी और ये लोग मधुरी में फालतू सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज अगर हम उस दिन उस लड़ाई को पहचान गए होते तो आज ये लड़ाई ज़्यादा धारदार होती और देश को ये सितम नहीं झेलना पड़ता। खैर, उस बिंदु को ज़्यादा ना चर्चा करते हुए हम लोग फिर, आपने अच्छी चीज़ें बताई कि हम लोग कैंपस के अंदर घूमते, कभी बिस्मिल्लाह जी को देखा, कभी किसी को देखा, तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया। कोई ऐसी बुरी याद जो खासकर बीएचयू से रिलेटेड हो? छात्र राजनीति में अति हो जाती थी। एक बार जो उस समय के आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन थे, विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन के, अच्छा। मैं सॉरी गलत बोला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन ने बयान दिया कि लोकल लोग यहाँ बहुत हावी हैं। अब लोकल लोगों की परिभाषा में था मिर्जापुर, रोहतास, उस समय भगवानी बना था, आजमगढ़, गाजीपुर, ये पढ़ाई, मतलब पूर्वांचल पकड़ जी, और ये पढ़ाई के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और थोड़ा बहुत ये सच था, क्योंकि थोड़ा बहुत की ज्यादा था। हाँ, नहीं ज्यादा ही मान लीजिए। ये मैं जो देख पा रहा था कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हंगामा होना है, और उसमें ज्यादा अपने तरफ पूर्वांचल के ही लोग इन्वॉल्व थे। वो पहली संस्था है जिसके कैंपस में 3 संस्थान है, मेडिकल संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है, और सोशल साइंस भी अपने आप में है। एग्रीकल्चर का है। हाँ। अब ये तीनों तो केवल पढ़ाई से मतलब वाले लोग हैं और इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो आईआईटी के लोग थे उनका यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन में भी दबदबा रहा। वो फ्री माइंडेड तो वो थोड़ा सा जो ज़्यादा अराजकता हो जाती थी, और उसी ने लिंग 2 कमेटी लागू करने पर मजबूर किया। तो अराजकता आपने शब्द उपयोग किया, खूब दबा के लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, पूरा असाइंड ही होता था ना सर। यही बुरी यादें हैं कि हर 3 महीने बाद एक बार पीएससी आएगी और सारे हॉस्टल बंद हो गए, चलिए घर जाइए, तो वो बाधित होता था। वो जो उससे क्या कुछ सीखने को मिला उन चीज़ों से, जो आप नवयुवक थे, और अब ठीक है सबके जीवन में उतार चढ़ाव ये लगता था कि जो निर्बाध स्वतंत्रता होगी,
जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्रता तो तय है, जरूरी है, लेकिन यदि वो बिना सीमा के हो, सीमाहीन हो, तो वो ज़्यादा परेशानी पैदा करेगी। इसलिए कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए, कुछ जिम्मेवारी के साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। जो ज़्यादा छलांग ना मारने दे, कहीं ना कहीं बाधित करे। हाँ, मतलब अराजकता किसी में पैदा हो जाए। हम लोग बीएचयू से बाहर निकलते हैं। अभी आप अपना प्रथम प्रयास में ही आप अपना जॉब पा लिए, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ जीवन में, कैसे कैसे? जो मैंने बताया कि हर नौजवान जब बाहर रहता है तो उसकी कल्पना होती है, तो मेरी भी कल्पना जो मैंने बताया पुलिस के बारे में, तो उस कल्पना में ये था कि हम संवाद करेंगे लोगों से और गरीबों को न्याय मिले, उन्हें ये ना सोचना पड़े कि साहब हम तो ये जो है मुंशी सिपाही दूर से ही रोक दे। ये पहला दिन ड्यूटी का याद है आपको? पहला दिन आप बता रहे हैं आपको, तो वो चीज़ हमने कोशिश किया कि वो हो। और दूसरी बात कि जो सुधार वाले लोग होते हैं वो अपराधियों से नहीं लड़ते, तो मैंने ये भी तय किया कि इस मोर्चे में भी मैं अव्वल रहने का कोशिश किया। ये मेरा प्रयास था और तीनों काम हमने बदस्तूर जारी रखा 36 साल। पहला दिन का कुछ बताइए जो यादें हों। और जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं लोग ना कि इंस्पेक्टर साहब टोपी उतारे, सैल्यूट मारे, और वो मतलब ऐसा कुछ हुआ या नहीं? मैंने पहले आपको बताया कि साहित्य से रुचि थी, तो फिल्में भी पसंद थी मुझे, इसलिए तो मैंने उसको टोका। तो एक फिल्म आई थी युद्ध, अच्छा, जैकी श्रॉफ की फिल्म है, तो मेरे दिमाग में आइडिया ये था कि युद्ध फिल्म की तरह ही एंट्री होगी वहाँ, बड़ा सख्त अनुशासन और ये। अच्छा, मैं वहाँ गया तो जो नज़ारा था, ढीले ढाले हवलदार साहब थे और भोजपुरी में हाँक रहे थे, अरे जा 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 काल दोनों को ज्वाइनिंग हुई 14 के डेट में हो जाई। यार ये अनुशासन तो कुछ है ही नहीं। कहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था आपको? हजारीबाग। अच्छा। पूरे एकीकृत जो बिहार था, झारखंड नहीं बना था, तो एक ही पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज था। कहाँ पे? हजारीबाग में। अच्छा। जहाँ डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर और डीएसपी की ट्रेनिंग होती थी। तो डीएसपी साहब लोग तो वहीं रहते थे, एक कैंपस में ही एक जगह थी जहाँ कॉटेज बनाया गया होगा। हाँ, तो 30-35-40 लोग रहते थे, 15 लोग। और दूर थोड़ा सा बैरक था जिसमें सारे सब इंस्पेक्टर रहते थे। तो उस समय ऐसा नहीं था, जैसे 75 बैच में केवल 75 लोग। 76 में पहली बार ये संख्या 250 से ज़्यादा हुई, बाद में 250-300 होते रहा। इधर के वर्षों में अभी 2200-1500 इस तरह से। पहला दिन कब भूल रहे हैं आप फिर? हाँ, पहला दिन में गया तो मैंने उस समय 4 चॉइस दिए जाते हैं। अच्छा। मैं अपने बैच का स्पोर्ट्स चैंपियन था। अच्छा। जो 100, 200, 400 मीटर हाफ पिस्टन, जब ये सब जो था, जो कैडेट थे सब इंस्पेक्टर के, उसमें अव्वल था। वो 4 चॉइस किस चीज़ का रहता था? जैसे वो हर कैडेट से मांगा जाता था कि आप 4 जिलों का नाम दीजिए, कहाँ आपको पसंद। अच्छा, मतलब आपको कहाँ कहाँ जाने का इच्छा है? अच्छा। तो मैंने जो परंपरा है लोगों से पूछा, तो मैंने दिया पहले जमशेदपुर, हजारीबाग, इस तरह का जिला दिया 4। लेकिन जब लिस्ट निकला और मैं पास था, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में सब्जेक्टली पास होना भी एक चुनौती है उस वक्त, आज भी। अच्छा। वो लोग जाते रहते हैं, कोई ना कोई विषय में फेल रहिएगा, क्रॉस लगा रहता है। हाँ। तो मैंने देखा कि मेरे नाम के सामने भोजपुर लिखा हुआ। भोजपुर? हाँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भोजपुरी स्पीकिंग में हूँ, फिर भोजपुर। खैर, पहले दिन पहुँचे हम लोग वहाँ, और फिर मेरे नाम के सामने हुआ कि आप जो है, और उस समय बड़े कड़क आईपीएस हमारे एसपी थे, आनंद शंकर जी। माने ईमानदारी के पर्याय हैं आनंद शंकर जी, मोकामा के रहने वाले थे। तो हम लोग को हुआ कि भाई एसपी से मिलना है, तो हम लोग बड़े आराम से 10:30 के आसपास पहुँचे, जितने लोग थे। और उस समय चूँकि नक्सल प्रभावित था भोजपुर, तो पटना के बाद सर्वाधिक संख्या में सब इंस्पेक्टर भेजे गए थे भोजपुर में। हाँ, जो अपने को जाबाज मानते थे उनको, तो जैसे मैं था, पक्का भेजा गया। तो पता चला कि खड़े रहे हम लोग, खड़े रहे 4 से 5 के बीच में लोग निकले। अच्छा, 10:30 बजे का गए 4? जी, दिन भर वेट किए? हाँ, पहला अनुभव मैंने बताया ना। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कि सर अब तो खत्म हो गया, क्राइम मीटिंग चल रही थी। तो उस समय के पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष भी थे, झा जी, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि अरे बाबू नए हो ना, अभी तो ये अल्प विराम है। अच्छा, फिर होगा। और इस तरह से अंधेरे के, मैंने 6 बजे के बाद मुझे याद है उनसे मुलाकात हुई हम लोग। उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया क्या पढ़ाई लिखाई, क्यों पुलिस में आ गए, और मुझे कहा गया कि आप पीरो जाइए। अभी मैं पीरो सेटल भी नहीं हुआ था, तब तक हुआ कि यहाँ रोहतास में बॉर्डर पर होम गार्ड की 8 राइफलें या 6 राइफलें लूट ली गई थी रोहतास में। वो छोटी सब तो दबा के होता था। एकदम।
तो एसपी साहब का मैसेज आया कि आप सब लोग धनसोई आइए। बॉर्डर पे था, पहला अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, और उस समय 150-200 लोग तो आमतौर पे चलते थे इलाकों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। तो पहली छापामारी थी। एक दिन गए हम लोग, कुछ नहीं मिला। 2 दिन गए, कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन मैं देख रहा था कि करीब जाड़े की रात थी, और वो सुबह जो होती है तो धुंध रहता है, कोहरा एकदम कोहरा रहता है। तो 8 बजे के आसपास मानिकपुर गांव में पुलिस जा रही है, खलिहान था, वहां से एक आदमी तेजी से भाग रहा है, और मैं बीच में था, पोजीशन मेरी बीच में थी। अब ये लोग पकड़ो पकड़ो कर रहे, लेकिन मैं देख रहा था कि दूरी बढ़ रही थी। अब जो मेरे भीतर का स्पोर्ट्समैन था, जो कही, वो पहला अनुभव था, हमने थोड़ा बगल से तेज दौड़ के उसको आगे से घेर दिया। उसने पिस्तौल निकाला, लेकिन चलाया नहीं। आपके पास भी थी? हम नहीं, मेरे पास उस समय नहीं थी। अच्छा। अब मैं ट्रेनिंग में था, पहला बताया ना। उसके बाद वो गांव में घुस गया और हम लोग पकड़ा। पता चला कि उसने 1-2 हत्याएं की थी और फरार था। बाद में वहाँ का मुखिया भी बना। वही बात सुना हमने, इधर भी यहाँ आए तो। अच्छा। अब हमारे यहाँ एक पिस्तौल पकड़ा गया उसके यहाँ से। चूंकि उपलब्धि शून्य थी, और मुझे याद है जनवरी का महीना था, तो हमारे इंस्पेक्टर साहब ये बताने के लिए एसपी साहब के यहाँ गए। उन्होंने इस कहानी को अपने भले के लिए अतिरंजित तौर पे बताया कि साहब वो सबसे तेज दौड़ता है हम लोग का सब इंस्पेक्टर, चूंकि मुझे 100 मीटर का रिवार्ड मिला था। अच्छा। तो उसने ऐसे ऐसे कर दिया। अब एसपी ने इस बात को नोट किया। अब अचानक फिर मुझे कहा गया कि एसपी से मिलिए, और एसपी साहब ने तब मुझे ब्रह्मपुर भेजा। अब मेरी समझ में नहीं आया कि भाई इतना जल्दी क्यों हो रहा है। तो बाद में मुझे पता चला कि साहब वीर बहादुर जिंदा थे, वहाँ मुझे भेजा गया। वीर बहादुर कौन? वीर बहादुर सिंह बिहार का वो दौर था जबकि अपराधी खुद नेता बन रहे थे। उसके स्वयं उसके प्रतीक पुरुष थे वीर बहादुर सिंह, पूर्व विधायक ब्रह्मपुर। तब तो पहले हमको लगता है बूथ कब्जिया वाला सिस्टम भी चरम पे था। तो तभी तो हो गया ना कि दूसरे को जीता है। हाँ। महोबिया क्राम, वीर बहादुर सिंह, इस तरह के मैंने पूरी लिस्ट है, काली पांडे। तो अब संजोग देखिए कि 15 दिन के भीतर उनकी हत्या हो जाती। मेरी बाबा, आपकी कमान लेने के बाद ही? मैं उस कैंप पर भेज दिया गया। अच्छा। तो हत्या हो गई उनकी। और फिर ये अनुभव भी मेरे पहले ही पखवाड़े में हुआ कि उनकी लाश को भी बक्सर फुकवाया हम थे, और वीडियो थे वहाँ के तत्काल। आपके अंडर ही वो चीज़ें हैं? हाँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रुकना चाहेंगे फिर से। दर्शकों को हम ये बताना चाहें, जो भी इस वक्त जो नए यंग अपने भाई हैं या फिर जितने भी लोग हैं, पहली बार वर्दी जब धारण करता है इंसान, देखिए वर्दी में ही पावर है। तो बाकियों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि और मुझे उस विभाग में जाने का कोई इच्छा है नहीं अंदरूनी। तो आप जब धारण किए, होता है अब एक इच्छा है, और उसको जब आपको प्राप्त हो चुकी है, तो आप जब उसको पहने, स्टार लगा होगा, बाकायदा कैप और सारी व्यवस्थाएं, तो वो पहला एहसास मन में क्या था, वो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। कुछ तो आया ही होगा। होता क्या है ना कि पहला एहसास 2 तरह का होता है। एक तो गर्व, हाँ, और एक जिम्मेवारी भी महसूस होती है। तो आपको थोड़ा भीतर से हिलाती भी है, क्योंकि आपने प्रण किया हुआ है कि हम अपराधियों से लड़ेंगे, हम आम जनता से ठीक से व्यवहार करेंगे। तो ये लगता था कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो गर्व तो था, खुद पे संदेह होता था। अरे हम आदमी इंसान है। हाँ, मतलब और लेकिन भीतर से आवाज आती थी कि नहीं, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, कर लेंगे। जैसे आज मैं खड़ा हूँ। तो हमने कहा देखते हैं, ये रास्ता नया है लेकिन मैं इस पर चलूंगा, क्योंकि रामगढ़ घर है मेरा, और इस काम को बीएचयू का मैं छात्रों में नहीं छोड़ सकता। निष्ठा के साथ करना है। विश्वास, हाँ, निष्ठा के साथ। तो आप बताए ब्रह्मपुर में फिर ये चीजें हो गई, लाश आप लोगों ने फूका, फिर तो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग खत्म हुई, और ब्रह्मपुर के पहले ही मुझे पिस्तौल दिया गया एसपी के द्वारा, मिला। और इसके बाद दूसरे एक, जब प्रोबेशनर जो होते हैं उनका घुमा घुमा के ट्रेनिंग होती है, दूसरे साल में 1 साल किसी थाने में जेएसआई रहना पड़ता है। अच्छा। उस समय आरा जल रहा था, तो हुआ कि साहब ये जिस तरह का है इसको आरा भेजिए। तो मेरी पोस्टिंग हो गई दूसरे साल में आरा टाउन थाने में। अब असली कहानी शुरू हुई। वहाँ एक लूट होती है डिस्ट्रिक्ट जज के चेंबर के ठीक कोने पर, अमना मैदान के। आप अगर आप अभी भी जाइएगा तो नागरिक प्रचारणी सभा है, उस कोने पर कुछ दलित प्रजातियां हैं जो सफाई वफाई करते हैं। एक सिगरेट, मुझे याद है, एक सिगरेट कंपनी के आदमी को वो लूट के और ठीक बीच से भागा। अब भाई बम चले और डीजे साहब के कान में गए। डीजे साहब ने पुलिस विभाग को तलब किया, एसपी साहब को, कोई वीर नहीं आपके यहाँ, ये क्या तरीका।
यही यही कोड था मतलब, यही कोड था जो बता रहा हूँ कि मतलब कोई वीर नहीं है आपके यहाँ? अरे बाप रे बाप। तो और उस वक्त वीर सच में बहुत कम होते तो थे। हम लोग जो है, अब एसपी का आदेश था, तो हम लोगों ने पीछे, दिन की बात थी, 11-12 या अब सही याद नहीं है, लेकिन दिन की बात, हम लोगों ने पीछा करना शुरू किया। गैप था, लेकिन चूंकि दिन की बात थी और आगे जो गांव था मझौआ, वहाँ पब्लिक ने रोक लिया, और तब उन अपराधियों को मैंने खड़े थे लोग, तो डर गया। अच्छा, फिर फायरिंग शुरू हुई आप लोग की तरफ से उनकी तरफ से? उन्हीं की तरफ से, और दिन दहाड़े पैसा फेंका, और उसमें कौन सा हथियार रहा होगा? पिस्तौल, अच्छा, देहाती पिस्तौल ही था ऐसा, कट्टा जिसको कहते हैं। हाँ, और 2 लोग मारे गए। ये पहला मेरा इनकाउंटर था। आपने मारा भी? मारे गए, 2 गोली चली, मारे गए। मतलब वो आपके पिस्टल से ही गोली निकली थी? हाँ जी, तो 2 लोग मारे गए। वो पहला अनुभव था? हाँ, एक मेरे साथ और थी, सब इंस्पेक्टर। मतलब वो आपका इनकाउंटर पहला था 1988 में। अब ये ट्रेनिंग हुई मेरी। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ख्याति तो हो ही जाती है। तो इसके बाद दबाव नहीं बना आप पे? नहीं, किस बात का दबाव? हमने जो पॉलिटिकल प्रेशर और इन सारी चीजों का था, लेकिन उससे क्या मतलब, हमारे हम पर केस हुआ। अच्छा। तो उसके लिए तो मान लीजिए, जब आप बढ़िया करने लगते हैं तो खुद जुडिशरी हमारे साथ, हाँ, जिसका नाम होता है वही तो बदनाम होता है, जाहिर सी बात है। वो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि उस समय राजपुर धनसोई में बहुत क्राइम था, पूरा गैंग चलता था, 25-30 लोग चल रहे हैं, किसी घर में घुस गए, किसी का ले लिया, जो मन करते, जो मन किया। मैंने सड़कें थी नहीं, तो माइट इज राइट, जिनके पास भी राइफलें थी, और उसमें जातिवाद जहर का काम कर रहा था। मतलब जिसके पास हथियार उसके पास बस। तो हथियार पहले जो मजबूत थी जातियां उनके पास थी, फिर उन्हें चैलेंज किया मध्यवर्ती जातियों ने, और जब हम लोग आए तो उस समय जो नीचे की जातियां थी वो भी चैलेंज कर रही थी। तो उस दौर में मुझे याद है, वो दुबे साहब मुख्यमंत्री थे 89 के बाद। तो हमारे जो एसपी थे उनको यहाँ काफ़ी क्लास हुआ, चूँकि बक्सर उनका जिला था मुख्यमंत्री का। ठीक हुआ कि साहब धनसोई और राजपुर में तो कानून व्यवस्था ही नहीं है। अब देखिए, सीधा प्रहार। हाँ, लोकल विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री के सामने। अंतर कथा अब आपको बता रहे हैं। अब एसपी जब आरा पहुँचे तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आपको मैं धनसोई का थानाध्यक्ष बना रहा हूँ, और ये रुकना चाहिए, वहाँ इनकाउंटर होना चाहिए, और अगर आप ये कर सकते हैं तो हीरो रहेंगे, नहीं तो आप जानिए। तैयार हैं हम? जी सर तैयार। एक झटके वहीं पे बोल दिया आपने? कोठी में बात हो रही थी। मतलब जाहिर सी बात है, सीनियर ऑफिसर किसी को भी नहीं, कैसे कहिएगा, वो कहा जा रही है सोच के बता रहे, क्राइम कंट्रोल करना है आपको, चुनौती। लेकिन फिर भी मान लीजिए पहला इनकाउंटर किया आपने, ठीक, अब उसके बाद भी आपके अलावा एक तो पुलिस विभाग सीमित है, सीमित संसाधन आए हैं अपने पास, और लोग भी सीमित हैं, और जो अपोजिट जिनसे टक्कर लेना है आपको, उनके पास अथाह बल, अथाह पैसा और अथाह संसाधन है, तो उससे डर नहीं लगी? कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो व्यक्तित्व तो बन जाता है ना। वो मुझे ये समझ में आ रहा था अब धीरे धीरे कि आप चुनौती स्वीकार करिएगा तभी कुछ होगा। तो हमने हाँ कहा, और मुझे नियुक्त किया गया वहाँ। अब स्थिति ये हो गई कि क्राइम घटेगा कि क्राइम बढ़ गया। वो कारण ये था कि मैं सुबह उठ के दौड़ता था, मैं किसी को गाली नहीं देता था, ठीक, और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। क्राइम बढ़ गया, तब मुझे समझ में आया कि चुनौती जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा है। आलम ये हुआ कि 396 बोलते हैं, अब तो कानून बदल गया, जिसमें कि हत्या भी हो, डकैती भी हो, सबसे हीनियस क्राइम माना जाता है। तो डकैती भी, मर्डर विथ डकैती, अरे बाप रे, 396। और एक दिन में दो, एक जगह डकैती 395, एक जगह 396। एक बार हुआ एसपी आए, दूसरी बार हुआ तो मेरे लोगों ने कहना शुरू किया कि अब आप गए, क्योंकि पहली बार में आपको चुनौती मिला, ऐसा है। लेकिन एसपी साहब से मेरा जो वादा था, उन्होंने 1 महीना समय दिया था, तो पैदल चलना था दूसरे घटना से जाने में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उस वक्त ये जीप वीप सब संसाधन नहीं थी, तो जैसे अब खराना में रुक गई, एक जगह है, एक ही जीप होती होगी, हाँ, जैसे सड़कें नहीं थी ना, तो पैदल में एसपी ने मुझे पूछा क्या हुआ, काहे मुंह लटकाए हुए? मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था या भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़ो, तुम ही कर सकते हो। उस एक लाइन ने मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया, हम कर सकते। हाँ, और लोकल विधायक वहाँ छाती पीट रहे थे, अब तो दुनिया में नहीं है कि किस बच्चे को आपने दे दिया। एसपी ने कहा ये बच्चा नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, एज से आपको हाँक रहे थे लोग कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और स्वभाव भी नहीं था ना, मूछें नहीं थी, गालियाँ नहीं थी, ऐंठपन नहीं था। अब ये मेरे समझ में आने लगा कि एक ऐसी जगह पर हम खड़े हैं जहाँ या तो डूब ही जाएंगे या उभर जाएंगे। देखिए जिंदगी कहाँ खड़ी करती है आप।
फिर मैंने अपना जो है जो शिक्षा थी उसका इस्तेमाल किया। मैं गांव-गांव घूमा। लोगों ने कहा कि पुलिस को कैसे कोई बताए। उन्होंने उदाहरण दिया कि सर पुलिस थाने में लोग गए थे खराना में, और वो पहलवान था, और वो कह के आया, पुलिस बोले हम आते हैं, और जब तक वो घर गया भेदिया समझ के उसको मार दिया गया। अरे बाप, ये फैक्ट था। मैंने पुलिस की विश्वसनीयता अपराधियों के खिलाफ लड़ने में 0 से भी नीचे थी। मैंने उदाहरण देके आपको बताया। तो फिर कैसे विश्वास आपने कैसे जमाया लोगों बता रहा हूँ मैं रामगढ़ का आदमी हूँ ना, और बहुत दूर नहीं है। तो धीरे धीरे हमने अपने चौकीदारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बताना शुरू किया कि मुझे अवसर चाहिए। तो लोग भी इस बात के लिए तैयार थे कि इन्हें अवसर दिया जाए, तैयार हो गए। और तब पूरे गैंग के साथ इनकाउंटर हुआ। कितने लोग मरे? 3 लोग मारे गए, और इतने लाइसेंसी लुटे हुए हथियार मिले सभी। अच्छा, लोगों के पास से मिले? हाँ, तो मुझे याद है कि 3 तो बंदूकें थी जो लाइसेंसी थी, और गोली तो इतनी थी कि अब क्या बताया जाए। खैर, मतलब का बोरा भर के था? बोरा के अंदर तो गोली था भाई। अब ये बड़ी घटना थी, और फिर एसपी साहब ने उसमें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए टीम को रिकमेंड किया, और मुझे वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। आपको? जी। और मैं डेट ऑफ इनकाउंटर से इंस्पेक्टर हो गया 89 में। मतलब डिसीजन नहीं होता है गांव देहात में, लोग बच्चों को देते हैं खेलने के लिए, आपको गवर्नमेंट दी, आप डायरेक्ट ठोकना शुरू कर दिए। तो अच्छा, पहला जो इनकाउंटर आपने बताया कि जो लोगों ने घेरा आरा में और शूट एंड साइट हुआ। इंसान जब एक आम जीवन से एक जिम्मेवारी वाले जीवन में जाता है, और खासकर हाथ में सरकारी पिस्टल हो, तो और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो जब आपके द्वारा ये चीज़ें हुई, उस जो भी फलाना व्यक्ति था क्रिमिनल के रूप में, उसका इनकाउंटर हुआ, तो ये उस वक्त क्या कह रहा था? बहुत सही सवाल किया आपने। वो तो हो गया। रात में जब मैं घर आया, घर क्या पुलिस क्लब में था, तो निवाला ही नहीं घुस रहा था, क्योंकि वो दृश्य भूलता नहीं था, गोली चलना, क्योंकि पहला था। तो कुछ देर एकाग्र हुआ मैं, और मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब आप पढ़ते लिखते हैं ना, मेरे भीतर से आवाज़ आई, वो जो गीता ही हमारा मार्गदर्शक है। तो जो कृष्ण ने कहा था कि तुम नहीं हो, अगर तुम नहीं होगे दूसरा ये काम करेगा। सही बात। तो अर्जुन को कहा तुम केवल प्रतीक हो। मेरे भीतर से आवाज आई कि राजवंश सिंह, तुम, ये संजोग है कि तुम्हें ये जिम्मेवारी दी गई है, तुम नहीं तो कोई और सही। और हमने किया क्या? अपराध है, हमारी ड्यूटी है, हम इसमें भिड़े तो मारे, अपना कर्म कर रहे हैं, या तो हम मारे जाए तो हम मारे। यहाँ के बाद अब कोई परेशानी पूरी जिंदगी नहीं आई। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपराध के महाभारत में जाना है, और इस महाभारत में विजयी होना है। इतना सब कुछ जब जीवन में हो गया, और इधर 3 उधर 1, 4 इनकाउंटर हो गए, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी आप चयनित हो चुके थे, और तो ये जब गांव देहात में इधर आते होंगे छुट्टी उट्टी पे, क्योंकि प्रकाशित तो होती होंगी खबरें उस वक्त भी निश्चित रूप से, तो लोकल पॉलिटिक्स और इनर पॉलिटिक्स बहुत आज भी है, वो तो आजीवन रहेगा। तो उस तरह से इन सारी चीज़ों से कैसे डील करते थे आप? देखिए, इनर पॉलिटिक्स तो इतना था जो मैंने बताया, ये तो था अपराध के खिलाफ लड़ाई। एक तरफ जो वंचित कमजोर लोग थे, उनको हमने शुरू किया सुनना, थाने पर बैठाना। तो पहले तो थाने वालों को भी परेशानी होती थी, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता था कि हो क्या रहा है, थाना में इतना बैठा के इतना कमाली तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे वो दृश्य भूलता नहीं। अभी तो बेचारे उत्तर प्रदेश के बड़े संत हो गए, तो नाम, अब नाम अच्छा, कोई बात नहीं, उनका नाम है रामजी यादव। अच्छा। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को परेशानी में डाल दिया जमुना को सुधारने के लिए। अच्छा। वो बड़े संत हो गए उस समय। वो लोकल स्तर पर ग्रामीण राजनीति में थे, फटा पैजामा, और कुछ लोगों को लेके वो आए थे, तो बैठ ही नहीं रहे थे कुर्सी पर, तो उनको हमने कहा कि बैठिए। फिर ये जो सारा चीज़ है, सारा जो हो रहा था, इसके बाद धीरे धीरे मुझे पहचाना जाने लगा। तो मैंने महसूस किया कि यदि दिमाग के साथ आप हैं तो वो खतरा है जो सत्ता में लोग हैं। सत्ता मतलब राजनीतिक सत्ता नहीं, जो लोग सामाजिक राजनीतिक तौर पे मजबूत हैं, पावर, हाँ, वो आपको खतरा माने। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, 89 में चुनाव हुआ, उस समय बूथ कब्जा का जमाना था। अब चूंकि एक छवि मेरी बन गई थी, अब जितने गरीब लोग थे अब दौड़े दौड़े मेरे पास, सर बूथ कब्जा हो रहा है, वोट ही नहीं देने दिया जा रहा।
एक गांव का मैं उदाहरण अच्छा, दूं। बूथ कब्जा वाला जो किस्सा है, जैसे मतलब डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है कि बिहार में ये चीज़ें होती थी, ये सिर्फ दिखाने और दर्शाने लग चीज़ें, ये होती थी। पक्के तौर पे होती थी। 4 मतलब फायर मारिए, बूथ खाली हो गया, मतलब अगर छाप इस दीजिए। अब अगर मान लीजिए 20 बूथ कब्जियाना है, हम सपोज करिए उस जमाने की चीज़ें, तो अगर हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने पावर और पैसे से वहाँ पे आतंक का थोड़ा सा माहौल कर दें और सब लोग गायब। भाई इसमें कहना क्या है, आप कम उम्र के हैं। विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र का अगर आप इतिहास देखेंगे तो राम ओधेश यादव और तपेश्वर सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इतनी गोलियां चली हैं। और इसी सामंती सोच के चलते हमारे इलाके के जो हमारे आदरणीय बच्चन सिंह जी के भतीजा थे, माले में थे जी। उनको तो सरेआम गोली मार दिया गया, जिनका गेट बना हुआ है आप देख रहे हैं। आप मोहनिया भभुआ के बीच जाइएगा, हम लोग के बड़े भाई थे, उनको तो मजदूरों के सवाल पर गोली मार दिया गया। तो उस समय बूथ का ठेका चलता था, जितना जिसके पास गुंडा है वो नेता है। हाँ, क्योंकि अपने मन से ही अपने वाले पे मारना ही है। लेकिन मैं तो भाई बीएचयू का छात्र, और लोकतंत्र में बूथ कब्जा समझिए लोकतंत्र की हत्या है। कहाँ लोकतंत्र कहाँ है? तो उसमें हमने, अब चुनौती आ गई, टेस्ट था मेरा, ट्रायल हुआ। मैंने, मुझे याद है वो अब दुनिया में नहीं है, पूर्व विधायक नंद किशोर राम राजपुर के, रामनाथ यादव, और ये तमाम लोग घेरे हुए थे। हम तो आश्चर्य, तब अब चुनौती स्वीकार करना था। अच्छा, बूथ पे आप पहुंचे तो वो लोग थे? ये लोग गए कहने की सर सिकठी, नाम बता रहा हूँ, सिकठी। अच्छा। कि वहाँ बूथ कब्जा है, तो ये तो होता ही था। तो मैं वहाँ गया और वहाँ के पूर्व जो जमींदार थे वो बैठे हुए थे। अच्छा, बूथ पे? हाँ भाई, पूरा फिल्मी अंदाजी तो बता रहे हैं आप। तुम्हें बता रहे हैं। हाँ। तो उनके साथ संवाद हुआ, तो जब पुलिस सब, वो अकेले बैठे हुए थे कि दमखम के साथ? वो अकेले काफी थे ना, उनकी पहचान थी, वो आगे जमींदार थे। अच्छा, और आप अकेले थे, आपके साथ फोर्स था मेरे साथ? अच्छा थे। तो मैं गया तो बड़े ताव में बोले, चूंकि उनको समर्थन था मजबूत लोगों का। तो हमने कहा ये सब क्या हो रहा है? तो नहीं, क्या आप गोली चला दीजिएगा? हमने कहा आपको भ्रम है क्या? अगर ये फ्री पोल नहीं होगा तो मैं चला सकता हूँ। तो भाग गए वहाँ से, और पहली बार 89 में फ्री पोल मैंने कराया। परिणाम क्या? बिना कब्जा। तो ये भी साथ साथ चल रहा था। अपराधियों, जो मैंने पहले कहा, मैं तय करके गया था कि इस कल्चर को मैं बदलूंगा कि गरीबों की पहुंच पुलिस तक नहीं है। तो इतना सब कुछ जब हो रहा था जीवन में, तो दबाव नहीं आता था? तो दबाव तो वैसे, मतलब जो दबाव तो ये था, नाम लेना थोड़ा गड़बड़ होगा, अभी तो बड़े प्रसिद्ध हैं, डीके टैक्स। अच्छा, ओडीएम थे। अब कहा गया कि भाई तो ये आदमी तो गजब है, किसी को लगाता ही नहीं, चूंकि पुलिस भी एडजस्ट करके चलती। अभी ऐसा आदमी था जो किसी एक से भिड़ जाए तो हुआ कि भाई इनसे मुक्ति दिलाइए। फिर वो हमारे एसपी ने कहा कि यार ये जो डीके जी हैं वो बोल रहे हैं, तुमको इससे बड़ा थाना देते हैं, अंदरूनी बात है। और मैं ब्रह्मपुर का इंचार्ज बना, कैसे नहीं था? अच्छा, मैं राजपुर से हटा के ब्रह्मपुर का इंचार्ज बना दिया गया। और जो ये जैसे मान लीजिए लोकल चीज़ें होती हैं कि आप नज़र में आ गए बहुत लोगों के, और इनकाउंटर भी हुआ, फ्री पोल भी हुआ, तो लोकल लोगों को भी तो खटक रहे होंगे कि आखिर एक, मतलब तमाम एसआई बने, तमाम लोग किए, और इतना अफरा तफरी हमारे इलाके में आज तक नहीं हुआ। तो उन लोगों की तरफ से कोई प्रेशराइज मोमेंट या फिर कुछ वैसा परेशानी वाला क्रिएट कर देना कि जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें? देखिए, मैंने जो महसूस किया कि जब आप ऐसा करते हैं, धारा के विपरीत जब आप तैरते हैं, तो ये तो तय होता है कि आप में ताकत है। तो दो खतरे होते हैं कि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो आपके खिलाफ होंगे, लेकिन अब पूरा समाज बुराई के साथ तो नहीं खड़ा है। ये शाश्वत सच है कि अच्छाई और बुराई के खिलाफ संघर्ष चलते रहता है। बिल्कुल। तो एक पूरा तबका आपके साथ हो जाता है, आम जनता की सहानुभूति आपके साथ हो जाती है। तो वही चीज कहीं ना कहीं आपको मनोबल बढ़ा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। अब ज्यादा डिटेल में जाना उचित नहीं होगा। ना बिल्कुल निश्चित रूप से। इंस्पेक्टर में हो गया, मेरी पोस्टिंग सदर इंस्पेक्टर के रूप में की गई, और पब्लिक डिमांड पर प्रमोशन के बावजूद मुझे नहीं बदला गया। ये देखिए कुछ। अच्छा, ये पब्लिक का डिमांड था? हाँ। अब ये समझिए प्रोटेक्शन भी है। तो उसमें जो उस समय टाउन के इंस्पेक्टर थे और हमारे डीआईजी थे डीएन गौतम, आदरणीय डीएन गौतम जी ईमानदारी के पर्याय माने जाते थे। अचानक एक दिन हुआ कि उन्होंने सस्पेंड किया, और एसपी साहब ने पूछा किसको बनाया, तो उन्होंने कहा कि जो गैलेंट्री वाला नया है उसको।
अब मैं टाउन का इंस्पेक्टर हो गया। मतलब किसी दूसरे को सस्पेंड करके आपको वहाँ अप्रोच किए? जी। अच्छा। तो मैं बक्सर टाउन का इंस्पेक्टर हो गया। अब मेरा काम था ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना, क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये रोज का मेरा काम था। अब जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, मैं राजपुर में था, बक्सर शहर से गुंडों ने, अपराधियों ने, शहर से चरित्रबंद से एक जेई के बेटे को जीप में टांगा और किडनैप करके ले जाने लगे। दिन दहाड़े? दिन नहीं, शाम को 7-8 बजे मैसेज फ्लैश हुआ। तो जब आपके पास दिमाग हो ना, जब अध्ययन हो समाज का, तब समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है। मैं तुरंत समझ गया कि ये जरूर ये लोग कोचस, दिनारा और धनसोई से गए होंगे। ये कहीं, क्योंकि आप इधर के ये कहीं तो लोकल अपडेट कहीं ना कहीं है। ब्रह्मपुर आरा नहीं जाने वाला है। तो उस समय एक ही गाड़ी होती थी। मैं आपको कुछ चीजें लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मैंने असली बहादुरी में बताया, जो जिसे रिकॉग्नाइज मैंने बहुत प्रचार नहीं मिला। तो जीप तो चलेगी गश्ती में, और 4-5 सिपाही बचे थे और मैं था। वायरलेस से अनाउंस हो रहा था, जल्दी जल्दी नाकेबंदी करिए। तो हमने अपने सिपाहियों को कहा कि देखो अब ये बच्चा निकल जाएगा किडनैप होके, ये मेरी आत्मा पर बोझ होगा और पक्का इधर से ही जाएगा। समय कम है, सादे में हो जाइए, चूंकि वर्दी में रहेगा तो जब शहर से जो किडनैप कर रहा है आपको उड़ा देगा। सादे में हो जाओ, मैं पहले ड्राइवर को कब्जा करूंगा, आई लोग दारू पिया होगा, मार मार के कब्जा कर लेना। और वही हुआ। बिना हथियार से गए थे लोग? बिना हथियार के। वो लोग के केस पास है। हाँ, वो लोग के पास था भाई राइफल। अब शहर से जो आदमी बक्सर शहर से किडनैप कर रहा है वो साधारण है। और बतौर राजपुर थाना अध्यक्ष, आपके साथ कितने लोग थे? 5 सिपाही थे डंडा वाले। मेरे पास रिवॉल्वर था जो छिपाए हुए। अच्छा, आप लिए थे रिवॉल्वर? हाँ। और हमने तुरंत वो समझा ना, एक बेंच पर बैठ गए हम लोग कि ये लोकल रंगदार है राजपुर के। आप मतलब वो लोग आप लोग को समझा? जैसे मनोविज्ञान में जान रहा था कि अचानक तो कोई गोली चलाएगा, मारना तो कोई नहीं चाहेगा।